नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स की कक्षा में जैव भूगोल के अंतर्गत पूर्व की कक्षा में हम बायो एनर्जी साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसके हम दूसरे भाग में, हमने पहले भाग में एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ और हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में पढ़ा। आज हम गैसीय चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का चक्र निरंतर वायुमंडल, जीवधारियों एवं मृदा के मध्य चलता रहता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। गैसीय चक्र में मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन चक्र सम्मिलित हैं। अब ये कार्बन चक्र क्या है? वायुमंडल, इस जीव मंडल में कार्बन का विभिन्न मार्गों से गमन तथा संचरण होता है। कार्बन का स्थानांतरण ठोस, लघु एवं गैसीय अवस्था में होता है। समस्त जीवों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.3% है। स्थलीय एवं सागरीय जल में ये घुले रूप में होता है। जीव मंडल में कार्बन के ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों में संचरण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जीवों के सकल शुष्क भार का 50% भाग कार्बन का होता है। कार्बन की उपस्थिति पौधों में कार्बोहाइड्रेट अणु के रूप में भूपृष्ठ की शैलों में हाइड्रोकार्बन या जीवाश्म ईंधन तथा खनिज कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होती है। हरे पौधे, शैवाल एवं जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का जैविक चक्रों में प्रवेश होता है। कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पौधों में संचित रहता है, जिसका कुछ भाग गैसों की वृद्धि या पौधों की वृद्धि, श्वसन इत्यादि अधिक जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाता है। हरे पौधे द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग का सेवन खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों की जीव करते हैं, जहाँ इनका उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में होता है। शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वभक्षी प्राणी श्वसन तथा उत्सर्जन के माध्यम से कार्बन वायुमंडल में मुक्त करते हैं, जो कि धीरे धीरे जाकर वातावरण में मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा का उपयोग जीवाणु रसायन संश्लेषण क्रिया में भी करते हैं। मृत जैविक पदार्थों के वियोजन के समय अपघटक जीव भी श्वसन क्रिया में कार्बन को गैसीय अवस्था में मुक्त करते हैं। मृत जैविक पदार्थों का कुछ कार्बन मिट्टी में तथा कुछ सतह के नीचे अवसादों में चला जाता है। इस प्रकार पौधों द्वारा वातावरण से ग्रहण कार्बन पुनः वायुमंडल में विलोपित कर दी जाती है। अगला चक्र है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन सजीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। जीवों में प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन एमिनो एसिड का एक आवश्यक भाग है। प्रकृति में नाइट्रोजन N2 गैस स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78.9% है, जो कि सर्वाधिक है। इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी जीवधारियों इसे सीधे ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर पाते हैं। नाइट्रोजन पौधों एवं प्राणियों की वृद्धि तथा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी आवश्यकता एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल एवं न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भी बढ़ती है। ये वातावरण में 7 रूपों में पाई जाती है। पहली है
आणविक नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O या नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रिक्स पैराऑक्साइड NO2 तथा हाइड्रोजन नाइट्रोजन यौगिक एमिनो अम्ल NH अमोनिया NH2 तथा नाइट्रस एसिड HNO2 पौधों एवं प्राणियों के संवर्धन के लिए नाइट्रोजन की लैंगिक यौगिक के रूप में भी आवश्यकता होती है। प्रकृति में हाइड्रोजन चक्र की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसे निम्न चरणों में पूर्ण की जाती है। पहला चरण है वायुमंडलीय हाइड्रोजन स्थिरीकरण, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सिंग। वातावरण को मुक्त नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने की क्षमता कुछ जीवों में ही होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न रूपों में मिट्टी में स्थानांतरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कहलाता है। इसका अमोनिया नाइट्रेट अमीनो अम्ल में स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, एक तो त्वरित विसर्जन से और दूसरी जैविक क्रिया द्वारा। दूसरी तरीके का चरण है नाइट्रोजन का आत्मसात्करण या एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। मृदा में नाइट्रोजन का खनिजीकरण तथा नाइट्रीकरण होने से नाइट्रोजन अनेक रूपों में स्थानांतरित हो जाती है, जो कि पौधों उसे जड़ों द्वारा आसानी से ग्रहण कर सके। प्रकृति में स्थिरीकरण नाइट्रोजन को हरे पादप मृदा से मुख्यतः नाइट्रस एवं अमोनिया के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा चरण है नाइट्रोजन का अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत भाग तथा जंतुओं द्वारा मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित पदार्थों पर बहुत से सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अकार्बनिक पदार्थों को अपनी जैविक आवश्यकता हेतु ग्रहण करते हैं तथा इसे अमोनिया का निष्कासन करते हैं। ये प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। चौथा चरण है अमोनिया का नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया के नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। जल एवं मृदा में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और पांचवा चरण है विनाइट्रीकरण या डी नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया एवं नाइट्रेट को सूक्ष्म जीवों द्वारा मुक्त नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया विनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। मृदा में कुछ जीवाणु तथा कवक ऐसे होते हैं जो अपनी दैनिक जैविक क्रियाओं के लिए नाइट्रेट के अपघटन में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुक्त हुई नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। और तीसरा चक्र है ऑक्सीजन चक्र या ऑक्सीजन साइकिल। जीवन के लिए आवश्यक तत्व होने के कारण ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। ये वातावरण में मुक्त गैसीय अवस्था में तथा जल में घुलित अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 20.9% होती है। वायुमंडल के अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति जलमंडल में सर्वाधिक होती है। ये चट्टानों में ऑक्साइड व कार्बोनेट के रूप में मिलती है। समस्त जीवधारी श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर है। स्थलीय जीव सीधे वायुमंडल से तथा जलीय जीव इसे जल से प्राप्त करते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीव मंडल में ऑक्सीजन चक्र अत्यंत जटिल होता है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन अनेक रासायनिक रूपों में विद्यमान होती है, जैसा आणविक ऑक्सीजन O2, जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्साइड्स Fe2O3 और कार्बोनेट CaCO3 आदि। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप तथा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप प्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निष्कासित गैसों तथा अवसादों के जमाव में भी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा प्रभावित होती है। खनिजों के स्थिरीकरण लकड़ी व जीवाश्म ईंधन के रूप में होता है, तो ये ऑक्सीजन प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा ओजोन O3 के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और लास्ट चक्र है फॉस्फोरस चक्र या फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस जीवधारियों के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसे जल के बाद जीव मंडल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इस समस्त जीविक क्रियाओं में होने वाले ऊर्जा के अंतर परिवर्तन हेतु अति आवश्यक पोषक तत्व है।
पौधों तथा प्राणी वातावरण से फास्फोरस ग्रहण करते हैं। ये ऐसा रासायनिक तत्व है जिसकी गैसीय अवस्था में स्थिति अल्पकाल के लिए ही होती है। ये अवसादी अवस्था में दीर्घ काल तक रहता है। पृथ्वी पर इसका प्रमुख स्रोत फॉस्फेट शैलें हैं जिनका वितरण कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। इनके अपक्षय व अपरदन से फास्फोरस मृदा में मिलता रहता है। ये मृदा में फास्फोट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपेप्टाइट, आयरन फॉस्फेट तथा एल्युमिनियम फॉस्फेट के रूप में रहता है। वायुमंडल में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में तथा अस्थायी रूप में धूल कणों एवं आपके लवण कणों के रूप में मिलती है। फास्फोरस का चक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों की तुलना में अति मंद गति से संपादित होता है। स्थलीय भागों में फास्फोरस प्रवाही जल के साथ सागरों में पहुंचता रहता है तथा तली में निक्षेपित होता रहता है। इसकी न्यून मात्रा ही इसके चक्रीय भ्रमण में सहायक होती है। पौधे मृदा से फास्फोरस का अवशोषण ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में जड़ों से करते हैं। पौधों से ये खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवन में पहुंचता है। समुद्रों में फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त विभिन्न प्रकार के चक्रों के माध्यम से स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्र नियमित रूप से संचालित होते रहते हैं और संतुलित जैव भू रासायनिक चक्र पर्यावरण को संपादित करता है। और अगली कक्षा में हम ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन और फूड वेब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।